चलिए, स्वागत है आप सभी को आज के नया सेशन में। आज हम लोग लास्ट चैप्टर क्लास 7 के पॉलिटी का लास्ट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर क्या है? तो लास्ट चैप्टर हम लोग का है, आज पिछली क्लास में हम लोग एक कमीज के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग समानता के बारे में पढ़ेंगे। समानता देखिए, समानता जो है इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। सबसे पहले आप लोग थंबनेल से परिचित है नहीं है तो हो जाइए, जो नए जुड़े हैं। ये पूरा क्लास फ्री चलता है। क्या चलता है? तो फ्री चलता है, एकदम पूरा फ्री, तो बिल्कुल फ्री। शुरू से चलता है कि बीच से चलता है? तो एकदम शुरू से चलता है। कहाँ से चलता है? शुरू से चलता है। और अगर इसमें बात करें तो और अगर आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है जिसमें आप क्वेश्चन लिख के क्या कर सकते हैं, फोटो खींच कर भेज सकते हैं। ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप क्या कर सकते हैं, आराम से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज सकते हैं। आगे बात करें तो क्या इसमें सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ाया जाएगा कि पॉलिटी के अलावा और कुछ भी पढ़ाया जाएगा? तो पॉलिटी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट आपका एकदम एनसीईआरटी का पहले कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद जो आपका लक्ष्मीकांत जो भी है वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी आपको ये 4 चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिससे आपका बेस क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। कौन पढ़े ये भाई, इसके लिए भी प्रावधान है कि कौन पढ़े। डाउट में पड़ जाता है कि जो तैयारी शुरू कर दिया वो पढ़े या ना पढ़े। तो उसके लिए एक सजेशन है। सबसे पहली बात, अगर आप सच में आप प्रीलिम्स वगैरह 1-2 बार पास कर गए हैं, अब पास भी किए हैं तो धोखा से पास किए हैं कि रियल में पास किए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देख लीजिए, अगर आप एकदम शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है। आपको एनसीईआरटी क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो इससे आपका क्या हो जाएगा, तो जैसे घर बनने से पहले, छत से पहले क्या बनता है, क्या बनता है, कुर्सी होता है। किसी भी घर का पहले कुर्सी होता है। कुर्सी करने का मतलब कि बैठने वाला व्यवस्था हो गया। वैसे ही आपको आईएएस करने से पहले आपको एनसीईआरटी समझना जरूरी है। आप जान जाइएगा कि संविधान के हमारे भारत में क्या भूमिका है। आप समानता समानता कहते हैं, लेकिन क्या सच में समानता है? क्या सच में ऐसा है कि समानता होता है या झूठ मूठ का समानता समानता सब करता है? आगे बढ़े तो और अगर इसको विस्तृत से जानकारी हम लोग पाएंगे क्या, कि इसमें लोग कैसे असमान बर्ताव करते हैं, किसी के साथ अगर कोई नेता बन जाता है तो कैसे असमान बर्ताव करते हैं, यही यहाँ बताया गया। आगे अगर देखें तो हम लोग आत्मकथा जूठन, जो किसके है, जूठन किसके है, किसकी आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब पढ़ने जाते थे स्कूल में तो उनके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था, उनके साथ असमानता होता था। उनको सबसे पहले तो सबसे पीछे बैठने के लिए बोला जाता था, उसके बाद उनको क्लास का पूरा सफाई करना पड़ता था। आप उसी के साथ क्या होता था, उनके साथ असमानता का बर्ताव होता था। आगे बढ़ते हैं, समानता के लिए संघर्ष। इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता अंसारी दंपति मेलानी, आप कांता याद कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक समय ऐसा आता है जब कांता और कांता की मालिक दोनों एक कतार में खड़े होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब कांता की तबीयत खराब होता है तो नॉर्मल हॉस्पिटल में जाके, सरकारी हॉस्पिटल में घंटों लाइन में लग के इलाज कराते हैं, और वही उनके मालिक निजीकरण यानी कि सरकारी के जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने इलाज आसानी से करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेनाली और स्वप्ना, जैसे स्वप्ना देखे थे कैसे क्या कर रही थी, स्वप्ना को याद कीजिए, पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़ाए थे क्या चीज के बारे में, एक कमीज के बारे में। उसमें स्वप्ना क्या करती थी, स्वप्ना क्या करती थी, स्वप्ना क्या करती थी, तो स्वप्ना कहीं ना कहीं जो आप कहते हैं कि जिससे कपड़ा बनता है, सूत बनता है, उसको निकालने का काम करती थी। और उस सूत क्या चीज से बनता है, कपास से। क्या चीज से बनता है, कपास से। आइए, जैसे लोगों के बारे में पढ़ा, इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। क्या चीज, इस सारे कहानी में एक चीज कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब कि एक चीज, जैसे मनुष्य प्राणी में एक चीज कॉमन है, भले वो स्वामी विवेकानंद हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, या अभी देश के प्रधानमंत्री हो, वो भी श्वास लेते हैं, आप भी श्वास लेते हैं। उनको भी एक ही वोट का एक ही काउंट होगा और आपके भी वोट का एक ही काउंट होगा। इस समय क्या हो जाता है, समानता हो जाता है। लेकिन ये सब जो आदमी है, कांता अंसारी दंपति मेलानी और स्वप्ना, ये सब के साथ इस कहानी में क्या बताया, ये सब के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। आइए आप आगे पढ़ते हैं। वह यह कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया है।
ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए हैं। मतलब कि इतिहास में ऐसा बहुत सारा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग क्या करते हैं? असमानताओं के विरुद्ध क्या करते हैं? कहीं ना कहीं आंदोलन करते हैं। असमानता के विरुद्ध आंदोलन करके कहीं ना कहीं क्या लाना चाहते हैं? समानता लाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या अध्याय एक साथ अध्याय 1 की रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है? रोजा पार्क्स जो क्या थी? एक अमेरिका की औरत थी जो कि क्या थी, वो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका यानी कि श्वेत में ना आकर अश्वेत में आती थी। और अमेरिका में ऐसा प्रावधान था कि अगर अश्वेत लोग अगर क्या होए, अगर बस में बैठे रहे, अगर श्वेत लोग आ जाए तो उसको उठना पड़ेगा। लेकिन वो क्या की, यहाँ से ही क्या हो गया, वहाँ आंदोलन छिड़ गया और वहाँ पे फिर क्या हो गया, असमानता के विरुद्ध आंदोलन हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद है क्या, अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पर पढ़े चित्रलेख आपको ध्यान है? इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। ऐसी कोशिश के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जिसमें असमानता के विरुद्ध लड़ाई लड़े। जैसे कि पिछले दिन यूपी में क्या हो गया था, पेपर लीक हो गया था। क्या हो गया था? पेपर लीक हो गया था। तो पेपर लीक हुआ तो कैसे भाई पुनः एग्जाम के लिए हम लोग कैसे सरकार को मनाए? तो हमको उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, हमको पेपर, न्यूज़पेपर, मीडिया वगैरह का सहारा लेना पड़ा। हम लोग टीचर लोग भी हम लोग आए और उसके लिए क्या किए, उसका प्रावधान आगे बढ़ाए। समझ रहे हैं? ऐसे ही समय समय पर जब सरकार कोई काम ऐसा कर दे जो कि क्या हो, जनता के हित में ना हो, तो उस समय क्या करना पड़ता है? आंदोलन करना पड़ता है। ये सब कुछ देख लीजिए, चित्र है जिसके बारे में स्वप्ना है जो रुई काटने का काम कर रहे हैं। इस सब के साथ क्या हो रहा है? असमानता का बर्ताव हो रहा है, इसलिए इसको बताया। इसमें बी में बदल जाता है। कभी मैं भी बोलते हैं, कभी मेरा भी बोलते हैं और कभी कभी मुझे भी बोलते हैं। देखिए अच्छा, ये असमानता जो हो रहा है, क्या वो संवैधानिक रूप से असमानता हो रहा है क्या? आपको पता होगा कि गांव में अगर आप चले जाइए, गांव में आप चले जाइए, कहाँ चले जाइए? गांव में आप जाइएगा तो लोगों के साथ क्या चीज का बर्ताव किया जाता है? असमानता का बर्ताव। असमानता का बर्ताव कैसे किया जाता है? अगर कोई अमीर है तो उसको एक अलग नजरिया से देखा जाता है। अगर कोई किसी के पास कार है, घर है, जूता है, कपड़ा है, बंगला है, तो उसके एक अलग ही नजरिया डेवलप हो जाता है। और कोई नॉर्मल आदमी है तो उसको अलग नजरिया से देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो असमानता है, क्या हमारे भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान है क्या कि कोई गरीब है तो उसके साथ असमान बर्ताव किया जाए? तो ऐसा नहीं है। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ ही चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग या धर्म तथा उनके अमीर गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि राज्य किसी के साथ जाति, धर्म, अमीर गरीब, काला गोरा, मोटा पतला, इस सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ लिखा गया है? संविधान में लिखा गया। तथा देश के हर वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती या बदलती है। आपको पता है कि जनता प्रतिनिधि को चुनती है, जनता प्रतिनिधि को चुनती है। जब हम लोग नेता को चुनते हैं तो उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। मतलब कि एक निश्चित क्या है, एज निर्धारित किया गया है, उम्र निर्धारित किया गया है और उसके आधार पर क्या किया जाता है? उसके साथ निश्चित उम्र के आधार पर ही उसके साथ क्या किया जाता है? कहीं ना कहीं उसको चुनाव देने का अधिकार दिया जाता है। वो अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो और आपको कह दे प्रधानमंत्री हो, अरविंद केजरीवाल हो या योगी हो या कोई भी हो, पुष्कर धामी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, लेकिन उसका भी वोट का एक ही काउंट होगा जितना आपका वोट का होगा। कोई दिक्कत नहीं। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छुपाता। मतलब कि
मताधिकार की शक्ति, मतलब कि आपको बता रहा है कि आपका भी वोट का शक्ति उतना ही है जितना किसी नॉर्मल व्यक्ति के वोट के, और ये आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता। आपने पहले के अध्यायों में पढ़ा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है, प्राइवेटेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं आप देखते हो कि सरकारी स्कूल में या सरकारी अस्पताल में लोग जाने से कतराते क्यों हैं, और वही सरकारी नौकरी का बात आता है तो लेने के लिए दौड़ते क्यों हैं। इस दोनों में अगर डिफरेंट को मिलाइएगा तो कहीं ना कहीं जो जॉब में जाना चाहते हैं वहाँ प्रेस्टिजियस के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो निकम्मा बनना चाहते हैं। और ऐसा सब नहीं करते हैं, लेकिन अभी जैसे बिहार में एक के पाठक जी आ गया, वो भी अपर शिक्षा के सचिव है, वो भी आईएएस के अधिकारी से ही बना जाता है। तो अगर वैसे सभी क्षेत्र में आ जाए, स्वास्थ्य में आ जाए, शिक्षा में आ जाए और आ जाए, तो नितिन गडकरी जी जैसे कि रोड के केंद्र सरकार में रोड मंत्री है, रोड का कार्यभार देखते हैं। अब वैसे नेता सब आ जाए तो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र में भी लोग जाने से क्या होंगे। अभी वो भी मास्टर स्कूल जा रहा है जो कभी आज तक स्कूल गया ही नहीं था। मेरी बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने पहले के अध्याय में पढ़ा कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में क्या बढ़ रहा है, निजीकरण बढ़ रहा है, और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैया ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। ये ऐसे लोग हैं जहां पे महंगा अगर दवाई मिले तो ये लोग उसका बोझ नहीं उठा सकते हैं। आपको भारत का सर्वे बता दे तो भारत में 60% आदमी जो इलाज करवाने जाता है तो या तो वो कर्ज लेता है, क्या लेता है, कर्ज लेता है, और नहीं तो क्या बेचता है, जमीन बेचता है। क्या बेचता है, जमीन, और नहीं तो कर्ज लेता है। कितना परसेंट लोग, 60% लोग। अब बताइए कि अगर इस स्वास्थ्य सेवा अगर सरकारी में अच्छे हो जाए, जैसे कि पीजीआई लखनऊ है, ऐसे ही करके अगर सारे जगह हो जाए, दिल्ली एम्स में है, तो ऐसे ही अगर सारे जगह हो जाए तो फिर इसका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, जमीन नहीं बेचना पड़ेगा। इसी तरह देखिए, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है। अब बताइए कि हम कितनों आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कितनों पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। पहले भी बताया कि फ्री 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 सारा तो सारा, लेकिन इसका कोई विज्ञापन नहीं है। यूट्यूब पर अगर इसका ऐड आ जाए, फेसबुक पर इसका ऐड आ जाए, इंस्टा पर इसका ऐड आ जाए, आप लोग इसका ऐड करना होगा, क्योंकि अच्छे चीज को प्रमोट नहीं कीजिएगा तो बुरे चीज का प्रमोट अपने आप होने लगेगा। तो देखिए क्या होता है। और इतना अच्छा से एक बूढ़ी माता जो है वो अचार बनाती है, लेकिन उसका बड़े बड़े कंपनी कोई प्रचार नहीं करता, इसके कारण से वो अच्छे से बिक नहीं पाता। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है और इसलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरफ से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरे के घरों का काम करती है। इसके बाद भी वह अपमानित होने को विवश है, क्योंकि यह संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती है। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। मतलब कि आज भी भारतीय समाज में गरीबी और असमानता सबसे बड़ा क्या कारण है? गरीबी और असमानता सबसे बड़ा कारण क्या है भारतीय समाज में? गरीबी और संसाधनों का अभाव असमानता का सबसे बड़ा कारण है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी ओर अंसारी दंपति को संसाधनों को न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी वास्तव में, जबकि उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे। एक अंसारी की कहानी आप लोग को सुनाए थे जो कि मुस्लिम समुदाय के थे, लेकिन उसके पास पैसा तो था फिर भी उसको रूम नहीं दिया गया, इसलिए क्योंकि ये कुछ अलग कम्युनिटी के आते थे, अलग समुदाय के आते थे, इसलिए उन्हें रूम नहीं दिया गया। तो पैसा नहीं, जातिगत भेदभाव भी, कम्युनिटी सामुदायिक भेदभाव भी कहीं ना कहीं भारत में विराजमान है, धीरे धीरे कम हो रही है।
आगे बढ़ते हैं। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकिचाते रहे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। अपने इस पुस्तक में पढ़ा है कि महिलाओं के द्वारा किए गए अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाता है। इस सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थी। धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों के से असमानता का व्यवहार किया जाता है। देखिए यह क्या कह रहा है कि ये सब जो भेदभाव है कहीं ना कहीं जाति, धर्म, भाषा, लिंग, पैसा, रुपया, मोटा, पतला इस सब के आधार पर किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। हमारे संविधान में ऐसा कहीं वर्णित नहीं है जो कि इस सब के आधार पर लोगों के साथ क्या किया जाए, भेदभाव किया जाए। बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिलते जुलते ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी तरह का असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासियों और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले की संख्या बहुत अधिक होती है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाएं के अभाव जैसे कई मिले जुलते कारणों से पैदा होती है। देखिए ये क्या बोला, ये बोला कि आप देखते होइएगा कि अभी भी बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले की संख्या किसके पास है, दलित लोगों के पास ज्यादा मिलेगा। मुस्लिम समुदाय के बच्चों ज्यादा लोग क्या करते हैं, जो कि बीच में ही पढ़ाई को अपने स्थगित कर देते हैं। बीच में ही पढ़ाई को स्थगित करने का मतलब छोड़ देते हैं। अच्छा वो काहे छोड़ते हैं, आप सोच के देखिए। काहे कि उसका मेन मकसद है कि जब तक पेट में अन्न नहीं होगा तो कहाँ से आपको पढ़ने में मन लगेगा। उसका काम हो जाता है कि पढ़ने में भी मन उसी को लगता है जिसका पेट में अन्न हो। अब भूखे रह के कितना दिन पढ़िएगा। उसका कारण होता है कि घर चलाना, घर का टेंशन, दुनिया जहाँ, इसलिए वो लोग पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसलिए अगर आप लोग को कहीं ना कहीं क्या मिला है, मौका मिला है, तो इस मौका को, फायदा को उठाइए, ज्ञान को अर्जन कीजिए और क्या कीजिए, आगे बढ़िए। बात को समझ गए? आगे बढ़ते हैं। समानता के लिए संघर्ष। पहले ये देख लीजिए, भारत में एक वास्तविकता है कि जो गरीब है सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय है और इनमें से भी विशेषतः महिलाएं हैं। अच्छे, अब जब देखते हुए कि हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ भी विशेषाधिकार संविधान में दिया गया जिसको आरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आरक्षण कहते हैं। आरक्षण जैसे आप लोग सुनते हैं तो जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा होता है तो वो कहते हैं कि अरे भाई ये कौन सा सिस्टम है कि कोई आदमी 90 नंबर ला के IAS निकाल दे रहा है और हम 100 नंबर भी ला के IAS नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा देखिए काहे निकाल दे रहा है, तो आप कभी उसका जो बोझ है उसको उठा के देखिएगा, उसको कैसा लगता होगा कि किसी को क्या कहता है, हरिजन। ऐसे महात्मा गांधी हरिजन को हरिजन कहा था। कैसे किसी को दलित, आदिवासी, बेचारा पिछले है, उसलिए उसको आरक्षण दिया जाता है कि आरक्षण क्या हुआ जाए, देखकर वो कैसे भी आगे बढ़ा जाए। बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं हैं, 14.2% मुसलमान और 60.6% महिलाएं दलित हैं और 8.6% आदिवासी। मतलब कि सतत विकास लक्ष्य है कि असमानता को कम करना। ये हम लोग का क्या है, सतत विकास लक्ष्य है। बात को समझ रहे हैं कि हम लोग असमानता को क्या कर दे, दूर कर दे, कम कर दे। अब हम लोग असमानता के लिए संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप अपने परिवार, समुदाय, गांव या शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिसका आप इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने न्याय और असमानता के लिए, न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। आपको पता है कि आप समाज में अगर आप
हाईलाइट होना चाहते हैं। जो नेता लोग बनता है वो सब क्या करता है, वो कोई एक मुद्दा उठाता है। जैसे कि देश में अभी क्या मुद्दा है, सबसे ज्यादा अगर कोई नेता मुद्दा उठाता है तो गरीबी और बेरोजगारी। अगर ये मुद्दा उठा के आप इसके प्रति काम करने लगे, आप आने वाला समय में क्या हो सकते हैं, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। अभी देखिए भारत के पास ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के जगह पे कोई दूसरा आदमी पीएम बन सके। यानी कि क्या है, विपक्ष मजबूत नहीं है। जिस दिन विपक्ष मजबूत मिल जाएगा, विकल्प आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विकल्प। और विकल्प आएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मोदी जी को भी क्या होगा, अभी विकल्प नहीं है। अब जैसे कि आप राहुल गांधी है तो अभी प्रयास में है, वो कहीं ना कहीं वो अपने प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक बहुत ही अच्छे नेता में वो भी माने जाते हैं, जो कि वो चाहते तो अपने लाइफ में आराम से घर में सोकर अपने लाइफ को खुशी में बिता सकते हैं, लेकिन आप लोग को देख लीजिए कि अभी तक वो शादी भी नहीं की है। तो इसलिए उनको भी हम अच्छे नेता मानते हैं, नरेंद्र मोदी को भी अच्छे नेता मानते हैं। लेकिन क्या करना है, विपक्ष को मजबूत रखना है और कहीं ना कहीं क्या करना है, पक्ष में जो अच्छे है उनको भी चूज करना। जिस दिन विकल्प अच्छा आ गया उस दिन क्या हो जाएगा, अपने आप विकल्प आने पे कोई भी चीज का जो पहले से है उसका कीमत बढ़ जाएगा। बात को समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यही कह रहा है कि आपके परिवार के आसपास कोई ऐसा आदमी है जो क्या चीज के खिलाफ, जिनका आप इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने न्याय और समानता के लिए, जस्टिस और इक्वलिटी के लिए क्या किया हो, आगे आया हो, लड़ा हो और आपको जस्टिस दिलाया हो और इक्वलिटी यानी कि समानता दिलाया हो। अब हम लोग समानता के लिए संघर्ष को पढ़ेंगे। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांव और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण, समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। मतलब कि दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखे होइएगा कि जो समानता के कारण उसका पहचान बन गया, उस समानता तो दिलाया, उसके लिए उसको क्या मिल गया, उसको सम्मान के भाव से देखा जाता है। जैसे कि अभी किसी को हम ई समानता, जैसे कि अभी देखिए, अभी यूपी वाला हम एग्जांपल लेते हैं। यूपी में क्या हो गया, पेपर लीक हो गया। अब पेपर जब लीक हो गया तो उसको रद्द करवाने के लिए बहुत सारे टीचर क्या और क्षेत्र में उतरे। अच्छा, आप कभी सोचे कि टीचर सब जो आपको क्षेत्र में जाके आपको समानता दिलाना चाहते थे, जस्टिस, न्याय दिलाना, समानता वहाँ नहीं आता है। समानता क्या है कि वहाँ नहीं, समानता करने का मतलब कि आपके साथ कहीं भेदभाव हो रहा है तब। जैसे कि पेपर में किसी को पास करवा दिया जा रहा है बिना पढ़े और किसी को पढ़ के भी पास नहीं कराया जा रहा, वहाँ समानता हो रहा है। यहाँ पे क्या दिलवाने का, जस्टिस दिलवाने का। वो टीचर सब जो जस्टिस दिलवाने जा रहे थे, कोई थार से, कोई अच्छे कार से, वो जाते थे तो खुद भी हीरो बन जाते थे। और जब आते थे तो शॉर्ट वीडियो में क्या लगाते थे पता है, शॉर्ट वीडियो में लगाते हैं कि है कमिश्नर, तुमको पता नहीं कि इस बिहार का डॉन हम ही है। ऐसा गाना लगाते हैं टीचर लोग। हालांकि चलिए, किसी के बुराई करना मेरे पक्ष में नहीं है, सबके अपने अपने सोच है, अपने अपने क्या है, अपने अपने सोच के अनुसार अपने जीवन को यापन करते हैं। इसके लिए किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है। समानता के लिए संघर्ष, दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांव और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं, सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे हैं किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। आप आज का पेपर अगर देखे होइएगा तो बहुत सारे नेता है जो ईद के क्या करने का, चादर पोशी कर टोपी पहनकर, और कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय, वो है हिंदू के लेकिन मुस्लिम के समुदाय में वो क्यों गए पता है, कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि हमारे लिए सब क्या है, इक्वल है, सभी हमारे लिए समान है। बात को समझ रहा है। तो इस दुनिया में एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि आपके लिए कोई भी कुछ कर रहा है तो उसके पीछे उसका भी स्वार्थ छिपा हुआ है। वो स्वार्थ आपको दिखेगा नहीं। आपको कोई मदद भी कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ है। अब ऐसा एक्सेप्शन बहुत कम मिलेगा कि जो कि आपको क्या करता होगा,
जो आपको मदद तो करता होगा लेकिन वह निस्वार्थ भाव से करता होगा। ऐसा बहुत कम है। आज सोशल मीडिया के दौर में तो और भी, अगर सोशल मीडिया के दौर में देखिए आपको कोई कंबल दे दे रहा है, मिठाई दे दे रहा है, बिस्किट दे दे रहा है, कॉपी दे दे रहा है, उसका भी वीडियो शूट करके क्या करता है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे डाल देता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी कोई कुछ कर रहा है, वो हम हो, आपके पिताजी हो, आपके कोई भी हो, वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपसे भी उसका कुछ लाभ है। इस बात को आप लोग याद करके रखिएगा। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दों को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तावा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए हैं। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास है जो क्या करते हैं, जिनमें बीड़ी मजदूरों की, मछुआरों, खेतिहर मजदूरों की, झुग्गीवासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयां लड़ी है। ऐसे तमाम प्रयास से भी हमारे सामने है जहां लोग ने मिलजुल कर संसाधनों पर क्या किया, नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। अब हमको ये बताएगा मध्य प्रदेश में तावा मत्स्य संघ, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ था, मध्य प्रदेश का तावा मत्स्य संघ। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम पहले ही आपको एक कहानी से माध्यम से समझा देते हैं। पहले ये जो आप मछुआरे को देख रहे हैं, ये देखिए ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, नाव से मछली पकड़ रही है। कि देखिए क्या कर रहा है, मछुआरे है जो कि मछली पकड़ रहा है। इतावा नदी का जलाशय है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बांध का निर्माण हुआ, और जब बांध का निर्माण हुआ तो वहाँ के आसपास के जितने भी रोजगार थे, घर थे, वो सब क्या हो गया, उसमें कहीं ना कहीं उसमें क्षतिग्रस्त पहुंचा। अब ये मामला पहुंच जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करते हैं और बताते हैं कि इसमें मछली पकड़ने का अधिकार जो वहाँ से क्या हुआ है, क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका होगा। यही आपको यहाँ पे बताएगा जो कि पढ़िए तावा मत्स्य संघ। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। मतलब कि ऐसा होता है कि क्या होता है, उसको वहाँ पे बांध बनता है ना, तो बच्चे लोग का जो वहाँ पे प्रभाव पड़ता है, पढ़ाई लिखाई सब चीज चौपट हो जाता है। और यही देखिए कहाँ होता है, लोगों और समुदाय का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से लोग हुए जो क्या किए, इसके लिए संघर्ष किए, आंदोलन किए और इस पे विजय पाए। ऐसे ही एक आंदोलन आपको यहाँ पे बताएगा। चलिए यहाँ पे क्या बताएगा कि क्या है, संगठन है। संगठन भी है जो जैसे कि आप बच्चों के साथ अगर कोई बर्ताव करते हैं, जैसे कि आप महिलाओं के साथ क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ निरंकुशता भरी शासन कर रहे हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं घर में क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या है, महिला संगठन है जो कि आवाज उठाएगी। महिलाएं के साथ रोड पे अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए महिलाएं संगठन आवाज उठाती है। वैसे ही विस्थापित होने वाले के लिए भी एक संगठन है जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
इस अध्याय में हम तावा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरे के सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुरा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। सतपुरा के जो जंगलों है वहाँ के विस्थापित लोगों के लिए क्या करते हैं, लड़ते हैं इस संगठन, और कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि आप इसको जो विस्थापित कर रहे हैं तो इनकी भी कुछ क्या है, मानवीय गरिमा है, इनकी भी कुछ क्या है, उनकी भी कुछ जरूरतें हैं, जिसको विस्थापित होने से उनको कहीं ना कहीं क्या होगा, तबाह किया जाएगा। जैसे कि आपको बार बार बोला जाता है कि सरकारी नौकरी नौकरी नौकरी, लेकिन सरकारी नौकरी का कुछ डिफेक्टिव भी है, उसका कोई अच्छाई है तो बुराई भी है। बुराई क्या है, सरकारी नौकरी में आपको अभी कहाँ भेज दिया गया, उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बच्चा उच्चा हो गया, आप पढ़ा रहे हैं, आपको पता चलेगा कि 2 साल बाद क्या कर दिया गया, आपको उत्तर प्रदेश से फिर मध्य प्रदेश भेज दिया गया। अब 2 साल 4 साल बाद जब आपका बच्चा 6-7 में चला जाएगा तो उसका पढ़ाई पे भी उसका क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा जिले के महादेव पहाड़ियों से निकलने वाले तावा नदी इस गंबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तावा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। कब आरंभ हुआ, 1958 में, और पूरा कब हुआ, देख लीजिए, कहीं ना कहीं 20 साल बाद। और 20 साल बाद जब पूरा हुआ तो जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत से कृषि भूमि बांध में डूब गए। जंगल के साथ से ऐसा भी जमीन जो बाढ़ में डूब गया जो कि कृषि योग्य था। क्या चीज था, कृषि योग्य था, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वो बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे। मतलब कि उसके अलावा जब थोड़ा सा जमीन बचा था तो उसके लिए वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं बांध के पास रहकर थोड़ी बहुत जो खेती का जमीन बचते थे उसको अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके वो अपने, अब थोड़ा जमीन बचा उसमें रहा, और मछली जब बांध के किनारे रहेगा तो उसको तो मछली पकड़ना फिक्स है कि आ ही जाएगा, तो उसी से अपने क्या करते थे, आजीविका को चलाते थे, अपने भरण पोषण करते थे। 1994 में सरकार ने तावा बाढ़ के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। अब 1994 में जब मछली पकड़ने का, अब देखिए इसका घाटा किसको हुआ, वहाँ बांध बना तो वहाँ के लोगों का, कहा कि कृषि योग्य जो जमीन था उसको क्या कर दिया गया, बाढ़ में डूब गया। अब जब सरकार इसमें क्या निकाल दिया, इसका कहीं ना कहीं ठेका निकाल दिया कि अब मछली क्या कर दिया जाएगा, किसी निजी क्षेत्र के ठेकेदारों को सौंप दिया जाएगा। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। अब जो ठेकेदार है उसको तो सस्ता काम चाहिए भाई, उसको कोई अगर 200 का काम अगर 150 में कर देगा तो 150 वाला करवाएगा। यही हुआ तो ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को क्या कर दिया, धमकियां देना भी आरंभ कर दिया। अब ठेकेदार क्या बनवा दिया, गुंडा। जैसे जस्ट लाइक फिल्म आप देखते हैं ना, वैसा ही आपके साथ उसके साथ क्या किया गया, बर्ताव किया गया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तावा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया गया। अब इसी समय अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि तावा मत्स्य संघ जो है वो कब बनवाया गया, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि वहाँ का जो स्थानीय क्षेत्र का लोग मछली पकड़ते थे, अब सरकार ने क्या निकाल दिया, ठेका निकाल दिया। और जब ठेका निकाल दिया तो वहाँ पे ठेकेदार जो है कुछ बाहरी लोगों के श्रमिकों को बुलाकर वहाँ मछली पकड़वाने का काम करते थे। अब वो क्या कर दिए, ठेकेदार ने जब गांव वाला हटने से इनकार कर दिया तो गुंडों को बुला दिया, और गुंडों को बुलाकर कहीं ना कहीं क्या किया, उसको डराया गया, धमकाया गया। और वहां पे जब ऐसा कार्य हुआ तो तावा मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, संगठन का निर्माण हुआ, जो कि क्या किया, उनके खिलाफ आवाज उठाई और उनके खिलाफ बातें आगे बढ़ाई। नव गठित यानी कि नया गठित, नहीं पता कि नव का मतलब क्या होता है, नया। नव गठित जो है तावा मत्स्य संघ टीएमएस ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियों पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। मतलब कि जो संघ है, कौन, तावा मत्स्य संघ, उन्होंने सरकार से दरख्वास्त की कि यहाँ का जो लोग है उसको मछली पकड़ने का कार्य यहीं के लोगों को दिया जाए, क्योंकि इनकी आजीविका चले। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया। चक्का जाम शुरू करने का मतलब कि गाड़ी घोड़ा बंद कर देना।
उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले को समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति मतलब कि एक क्या बनाया गया, एक ऐसा बनाया गया जैसे कि आप देखते होगा सीआईडी वगैरह अगर देखते हैं तो उसमें कुछ लोग का क्या है, एक क्या है उसका ग्रुप है, जैसे कि दया है और भी कोई है, वही क्या किया गया, एक समिति बनाया गया। समिति ने गांव वालों को जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने का कहा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, तावा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था, क्या मुद्दा था, तो वहाँ के लोगों का कहीं न कहीं संघर्ष का जो मुद्दा था कि उनको काम पे न रख के बाहरी लोगों को काम पे बुला लिया जा रहा। जैसे कि अभी बिहार में देखिए, बिहार में आपको पता होना चाहिए कि बिहार में खुद बेरोजगारी है, लेकिन नीतीश सरकार बिहार का भी नौकरी कहाँ के लोगों को दे रहा है, बाहर के लोगों को देख रहा है। जैसे कि अभी इलेक्शन है तो क्या हो रहा है पता है, बाहर के लोगों को भी क्या दिया जा रहा है, नागरिकता दिया जा रहा है। वो तो अपने वोट के लिए नागरिकता दे रहा है, लेकिन उनको पता है वो जो अच्छा यहाँ पे कौन आदमी सिटीजनशिप लेगा, नागरिकता लेगा, जो कि थोड़ा सा असहाय हो, गरीब हो, तो यहाँ के रोजगार किसको मिल जाएगा, वहां को मिल जाएगा, उस लोगों को मिल जाएगा। और जो बिजनेसमैन जो आकर यहाँ करना चाहिए वो तो यहाँ करते भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गांव वालों ने यह संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूस की, क्योंकि उनको लगा कि ये संगठन नहीं बनाएंगे तो हमारे अधिकारों का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि तावा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी? इस संबंध में 2 पंक्तियां लिखिए। ग्रामीण संघ क्या है, ग्रामीण की जो संख्या की भागीदारी थी, क्या इसी के कारण इस सफल हो पाया? सरकार जो अभी क्या दे दी, कि अनुशंसा की, मतलब कि सरकार इसका अनुशंसा की और अनुशंसा की 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तावा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ का विस्थापित को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तावा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तावा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। अब उनको रोजगार मिला तो उनका नया साल कब से शुरू हो गया, उसी दिन से शुरू हो गया। और कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, उनका जीत हुआ। और जीत का कारण क्वेश्चन पूछा था हम लोग से, यहाँ पे देखिए, तावा मत्स्य संघ का जो जीत हुआ क्या वहाँ के लोगों की भागीदारी के कारण हुआ? तो हाँ, लोगों की भागीदारी के तो होवे किया कारण, साथ साथ कहीं ना कहीं उनका एक संगठन बना जो बहुत सारे लोग मिलकर बने, इसी कारण इसका जीत हो पाया। तावा मत्स्य संघ TMS, इसका फुल फॉर्म क्या, हाफ फॉर्म क्या हो गया, TMS। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, तावा मत्स्य संघ TMS, T से तावा, M से मत्स्य, S से संघ, S से संघ। संघ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो तावा मत्स्य संघ का TMS के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। अभी जो संघ बना और इसके साथ मिलकर क्या किया, जो मछुआरे ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया, मतलब कि आगे बढ़ा। इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछुआरों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। अब जैसे कि आप मान के चलिए, आपको कोई समिति उसको लीड कर रहा है तो उसका उचित दाम, अब जैसे कि हम ही हैं तो मेरा एक टीम है जो यहाँ पे देख रहा है, और कभी कभी जब हमारे टीम नहीं रहते हैं तो क्या होता है पता है, वीडियो शूट करते रहते हैं, बीच में वीडियो रुक गया कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण या कुछ हो गया तो उसको कहीं ना कहीं उसको बचाने का कार्य करते हैं, और ये रहते हैं तो हमको पता चल जाता है, ये फिर से रीस्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ही लोगों मिला तो कहीं ना कहीं आगे इसके प्रावधान बढ़ा। अब देखिए क्या कर रहा है, तावा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तावा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि
जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पालने बढ़ने को स्थितियां मिले। टीएमएस ने सभी के समान यह बात सिद्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुण का परिचय भी देते हैं। मतलब कि आपको अगर किसी चीज के लिए जब क्या मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो उस अवसर को आप अगर पहचान के कार्य करते हैं, जैसे कि आपको अभी अवसर क्या मिला, जैसे तावा मत्स्य संघ को मिला कि सरकार उनको 5 साल के लिए पट्टा दे दिया। पट्टा देने का मतलब जैसे कि गाँव में अगर किसी का आम उनका पेड़ होता होगा तो आप सोचते होइएगा आम का पेड़ 2 साल 4 साल के लिए बेच दिया जाता, वो आम तोड़ेगा, लेके जाएगा, आपको पैसा देगा, कुछ आम देगा। वैसे ही सरकार उनको पट्टा दे दिया, बोला कि इतने फिक्स प्राइस में आप मछली यहाँ का मारिए और पकड़िए। कहाँ का ही घटना है, ये भी पढ़ लिया हम लोग। आप लोग क्या कीजिए, अभी क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या आप अपने जीवन से एक ऐसा उदाहरण याद कर सकते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों से मिलकर असमानता की किसी स्थिति को बदला हो? ऐसा कभी हुआ है आपके जीवन में? आपके जीवन के बारे में पूछ रहा है। ऐसा कोई घटना हुआ है जिसमें आपके जो असमानता के खिलाफ किसी ने क्या किया हो? असमानता के खिलाफ देखिए क्या किया है, मिलकर असमानता की किसी स्थिति को बदला हो और समानता लाया हो। वो घर में हो, जैसे कि घर में आपका महंगा कपड़ा खरीदा रहा है, आपके भाई का सस्ता कपड़ा खरीदा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, असमानता हो गया। घर से ही शुरुआत कीजिए, समाज से ही शुरुआत कीजिए और कहीं ना कहीं आगे बढ़िए। सबसे ऊपर टीएमएस के सदस्य एक रैली में विरोध करते हुए, ऊपर सहकारी समिति के एक सदस्य मछली तोड़ते हुए, ये क्या है, विरोध करते हुए, यहाँ मछली तोड़ते हुए। अब विरोध की तो मछली तोड़ने का अधिकार मिला, नहीं तो मछली तोड़ने का भी अधिकार नहीं मिलता। ये एक कहानी है। यहाँ प्रस्तुत यह गीत विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकार के अधिनियम में लिखा गया है। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है उसी के संदर्भ में एक गीत लिखा गया, जानने का हक। इस गीत में एक ही चीज प्रस्तुत किया गया कि हमें भी सब चीज जानने का हक है। मेरे सपनों के ये जानने का हक रे क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरा जो सपनों का इस जानने का हक है ये क्यों सदियों से टूट रहा है, इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों के ये जानने का हक रे क्यों वर्षों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। मतलब कि मेरा भी हाथ का कुछ हक है जो ये जानने के लिए कर रहा है कि आखिर इसका काम क्या है। मेरा भी कुछ सपना है, ये जानना चाह रहा है कि आखिर मेरा सपना क्या है। मेरे पैरों के ये जानने का हक रे क्यों गांव-गांव चलना पड़े है, क्यों बस का निशाना नहीं। मतलब कि मेरा पैर भी पूछना चाह रहा है कि कहीं पे तो लोग क्या चीज से चल रहे हैं, ओडी मर्सिडीज से चल रहा है, लेकिन गांव के ऐसे लोग हैं जो अभी तक पैदल से ही चल रहे हैं, बस भी उनको नसीब नहीं हो रहा है। मेरी भूख को ये जानने का हक दे क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान अन्न नहीं। मतलब कि बहुत सारे आप जानते होइएगा तो गोदाम में बहुत सारे अन्न सड़ जाते हैं, लेकिन हमें मुट्ठी भर अन्न भी नहीं है कि हम अपने भोजन को प्राप्त कर सके। इससे हमको यह सीख मिलता है कि अभी भी भारत में आप देखिएगा तो असमानता, क्या असमानता। किसी के यहाँ जाइए पैसा बोरा भर भर के बैठा हुआ, और किसी को स्वास्थ्य सेवा के लिए भी पैसा नहीं है, वो अपना एक क्या बना सके, अपना जीवन यापन कर सके। उसको अगर कोई बीमारी हो जाए तो मर जाएगा, लेकिन उसको पैसा नहीं कि उसका इलाज करवा सके। तो ऐसा ही कह रहा है गीत के माध्यम से, मेरी बूढ़ी माँ का ये जानने का हक रे क्यों गोली नहीं सुई, दवाखाने पट्टी ताके का सामान नहीं। मतलब कि इनकी बूढ़ी माँ ये जानना चाह रहा है कि क्यों हमें गोली सुई दवाई और पट्टी भी नहीं मिल रहा है, और कोई को कह दिया जा रहा है कि पैसा से तोल देंगे, इसको जिंदा रख देंगे। इसीलिए भगवान भी अपना चक्र चलाए हुए हैं कि एक निश्चित समय के बाद सब मर जाएगा। अगर कभी सोच के देखिए कि ऐसा रहे कि क्या हो, इतना पैसा आप जमा कर लीजिए तो आप लाइफ में कभी मरिएगा नहीं, चाहे आप लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलिएगा तो मरिएगा नहीं। ऐसा भगवान अगर प्रावधान ला दे तो लाइफ में लोग कोई झूठ नहीं बोलेगा, और पैसा वाला सिस्टम ला दे तो सब घूसखोर बन जाएगा। बात को समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों का ये जानने का हक ले क्यों रात दिन करे मजदूरी, क्यों साला मेरे गाँव में नहीं। पाठशाला मेरे गांव में नहीं, लेकिन यहाँ साला का यूज किया गया, पाठशाला होगा। मतलब कि कह रहा है कि मेरे बच्चों का ही भी ये हक है कि क्यों लोग, हमारे गांव में पाठशाला नहीं है, हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, और रात दिन क्या करते हैं,
मजदूरी करते हैं। उपयुक्त गीत में से आपको कौन सी पंक्ति प्रिय लगती है? अब इसमें आप देखिए कि कौन सा पंक्ति आपको प्रिय लगती है। मेरी भूख को ये जानने का हक रे, इस पंक्ति में से कवि आशय क्या हो सकता है? कवि ये बताना चाह रहा है कि मेरे भूख के लिए भी अन्न नहीं है, और किसी को कारखाने, किसी को क्या चीज में चले जाइए, गोदाम में चले जाइए तो अन्न सड़ रहा है। क्या आप अपनी भाषा में, अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई ऐसा गीत या कविता कक्षा में सुना सकते हैं जिससे मनुष्य की समता और गरिमा का वर्णन मिलता है? मतलब कि ऐसा गीत आप सुना सकते हैं जिससे मनुष्य की समता और गरिमा का वर्णन मिलता है, मनुष्य का समानता हो और गरिमा का मूल्य हो। ऐसा गीत आप लोग सुना सकते हैं, तो आप लोग सुनाइए। चलिए, कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती है, बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती है। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती है, बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती है। आप जब मूवी देखते होइएगा तो बहुत सारा मूवी है जिसमें समानता के बारे में बात किया है, जिसमें बहुत सारा आपको मूवी मिल जाएगा जिसमें भेदभाव को कम करने का बात किया गया है। आप आगे देखिए कि भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज, मतलब कि भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज का नाम दिया गया है। जीवंत दस्तावेज का नाम क्या होता है? जीवंत दस्तावेज का मतलब होता है कि जो कभी मरने वाला नहीं है। आप जिस समय जैसा खोजिएगा संविधान में वैसा वर्णित था। मेरे बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। न्याय के लिए, किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है। आप यह जानते ही है कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलनों और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तावा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का अधिकार भी संविधान के प्रावधानों ही है। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उस एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मसलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। अब बताइए कि हमारे संविधान में ऐसा वर्णित है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है कि क्या हो, सभी के साथ समान बर्ताव किया जाए। लेकिन आप गांव में चले जाइए तो संविधान क्या है उसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। कानून कहिएगा तो कहेगा कि हाँ कानून का हाथ लंबा होता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि संविधान से ही कानून का भी निर्माण हुआ है। हम लोग अपने दैनिक जीवन से लेकर अपने, आप लोग जो शादी भी कीजिएगा ना वो भी संविधान के अनुकूल ही कीजिएगा। संविधान के उल्लंघन इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता, और करेगा तो उसको ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, दंडवत कार्रवाई किया जाएगा। बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण, संचार के माध्यमों, मीडिया पर व्यवसायिक धर्मों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास की किसानों की बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। मतलब कि आपने देखा कि जैसे मीडिया पे भी क्या है, निजी क्षेत्र का प्रभुत्व हो गया। मीडिया पे भी किसका प्रभुत्व हो गया? निजी क्षेत्र का प्रभुत्व हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? समानता का विरुद्ध है। आगे देखिएगा तो कपास का जो किसान है उसके साथ क्या किया जा रहा है? भेदभाव किया जा रहा है। ये सभी क्या है? समानता का खिलाफ है। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। मतलब कि ये ऐसा मुद्दा है
कि देश में सामाजिक और आर्थिक समुदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के लिए समानता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। आपके घर में ऐसा होता होगा कि अगर आपके घर में भ्राताश्री है तो उसको पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया जाता है, उसको पढ़ने के लिए कोटा भेज दिया जाता है। लेकिन आपके घर में जब लड़कियां होगी तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसको कहा जाता है कि क्या करेगी बाहर जाके पढ़ के, घर में ही पढ़ो, आप क्यों जाइएगा लाइब्रेरी, लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती। ये भी कहीं ना कहीं क्या है? असमानता है। इसको क्या करना है? समानता में परिवर्तन करना है। यही हमको एनसीईआरटी बता रहा है। आइए हम एक फैक्ट्स पढ़ते हैं। 2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठा हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। मतलब कि कानून के खिलाफ जो हिंसा का ई करता है उसको कितना कम सहयोग मिल पाता है, यही आपको बताने का कोशिश करता है। बात को समझ रहे हैं? समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है। मतलब कि संविधान में हमारी क्या भूमिका हो सकती है समानता के लिए क्या हो संघर्ष में। तो समझ रहे हैं बात को? क्या आप एक छोटे समूह से समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं? अब विज्ञापन तैयार करना ही लोग आप लोग करते रहिएगा। अभी कुछ क्वेश्चन है जो कि क्या कर रहा है आपको देख लेना है। क्वेश्चन क्या संदर्भ है कि द्विज जो, इसको स्क्रीनशॉट मार ले, द्विज जोया और अपराजित गोयल 2003 फ्यूचर ऑफ मिड डे मील्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वकीली। इसके द्वारा मिड डे मील के द्वारा भी समानता लाया गया। हुसैन रुकैया सखावत 1905 में, पूर्ण मुद्रण 1998, सुल्तान ड्रीम फेमिनिस्ट प्रेस न्यूयॉर्क, कुमार कृष्ण 1986 ग्रेइंग ऑफ मेल फेमिनाल में। ये सब क्या कर रहा है? ये सब एक समानता के लिए किया गया संघर्ष है जिसके द्वारा समानता लाया जा रहा है। ये भारत का क्या है? मानचित्र है। आप लोग भारत के मानचित्र से आपको हम 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश में क्या करना है, टिक लगा के हमको बताना है कि कौन सा इसमें केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश मानचित्र देखना आज से सीख लीजिए। अगर आपके पास एटलस नहीं है तो एटलस खरीद लीजिए और भारत के पड़ोसी देश के बारे में पता करना है, आपके राज्य के पड़ोसी राज्य के बारे में पता करना है। ये सब क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, आपको ऐसा करके बताना है। बात को समझ गए? एक कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें अधिकतर रहता नहीं है, ये आपको बता रहा है। स्कूल सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान क्या कर रहा है? जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आयोजित स्कूल सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान 6 अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 तक विद्यार्थियों को निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी जाएगी। यातायात नियम, यातायात संकेत, सिग्नल मार्गदर्शन चिन्ह, इस सब के बारे में क्या दिया जाएगा? आपको जानकारी दिया जाएगा। कोई दिक्कत? जूनियर से माध्यमिक स्कूल विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, मिडिल तथा माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। एक दिल्ली का क्या बनाया गया? एक ऐसा प्रावधान बनाया गया कि इससे क्या किया जाए, कहीं ना कहीं लोगों को स्कूल सड़क सुरक्षा, जब स्कूल से लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उसको क्या किया जाए? जागरूकता लाया जाए और कहीं ना कहीं कम से कम हम लोग क्या करें, सड़क से दुर्घटना से ग्रसित हो। यहाँ पे हमारा लोग का चैप्टर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं, आज का चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है, सबके पास पहुंचाना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद।